नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जनसंचार माध्यमों का स्वरूप। इसमें हम जानेंगे कि मुद्रण या प्रिंटिंग क्या है, श्रव्य साधन कौन से हैं, दृश्य श्रव्य साधन और इंटरनेट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि संचार क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा। संचार शब्द का अभिप्राय क्या है? सूचनाओं एवं विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। यानी कोई सूचना है या विचार है, वो जब एक व्यक्ति से दूसरे तक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। इसे फैलाव या विस्तार भी कह सकते हैं। यानी किसी एक बात को बहुत ज़्यादा फैलाना या उसको विस्तृत करना, विस्तार करना। जन जन में भावों और विचारों का फैलाव ही क्या है? संचार है। अंग्रेजी में संचार के लिए कम्युनिकेशन शब्द है जो लैटिन के कम्युनिस से बना है। इसका अर्थ क्या है? समझ का साझा आधार। यानी सब उसको एक समान समझे। वो आधार क्या है? सबका साझा है। किसी एक विषय पर किसी सबकी जो समझ है वो साझी हो। इस प्रकार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों, तथ्यों, अनुभवों व दृष्टिकोणों को समझकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहभागिता करता है। तो यहाँ पर संचार एक प्रक्रिया है, ये आप ध्यान में रखें। और इसमें एक या दूसरे व्यक्ति, दोनों के बीच में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? सहभागिता करता है, साझेदारी करता है उन विचारों की। उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पीटर लिटल की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व्यक्तियों या संगठनों के बीच संप्रेषित की जाती है ताकि समझ में वृद्धि हो। यानी एक सूचना है, उसको एक से अनेक व्यक्तियों और व्यक्तियों से संगठनों में उसको भेजे जाने का काम क्या है? संचार है। जे पॉल लिंक्स क्या कहते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति विचार, तथ्य, भावनाओं का विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब क्या है? आदान प्रदान करते हैं ताकि दोनों की समझ बढ़े। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति संकेत या भाषा के द्वारा, यहाँ पर आप ध्यान दें कि संकेत या भाषा के द्वारा अपनी सूचनाओं, अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी विनिमय करते हैं। तो ये संचार की परिभाषा है और कोई भी प्रश्न जब आप करें तो उसमें परिभाषाओं को जरूर शामिल करें। इसके बाद हम देखें कि जनसंचार की भांति विद्वानों ने संचार की भांति विद्वानों ने जनसंचार को भी परिभाषित किया है। यानी जैसे संचार को परिभाषित किया है कि संचार क्या है, वैसे ही जनसंचार को भी परिभाषित किया है। उनके अनुसार जब किसी संदेश को यांत्रिक प्रणाली से, यानी यंत्रों का प्रयोग करते हुए हम उस संदेश को कई गुना बढ़ा देते हैं और उसे बड़ी संख्या में जन समुदाय तक पहुंचाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? जनसंचार। जन यानी जनता में संचार करना। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट आदि जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। इस प्रक्रिया की अगर बात करें तो इस प्रक्रिया की आरेख अगर हम देखें इसका कि किस प्रकार से इसको आरेखित किया जा सकता है, तो सबसे पहले क्या है? प्रेषक है, यानी भेजने वाला। क्या भेजेगा भेजने वाला? संदेश। संदेश भेजा जाता है किसके द्वारा? माध्यम क्या है? मान लीजिए टेलीफोन है, न्यूज़पेपर है, या किसी फिल्म के द्वारा, या किसी जैसे आजकल मेल है, फैक्स है, या कोई ध्वनि के द्वारा या कोई संकेत के द्वारा उस माध्यम का प्रयोग करेगा और वो किस तक पहुंचेगा? प्रापक तक। उसको प्राप्त करने वाले तक उसको पहुंचाना ही क्या है? मुख्य उद्देश्य है। तो प्रेषक यानी भेजने वाला। क्या भेजा जाता है? संदेश। कोई एक इसको माध्यम, किसी यंत्र को या किसी प्रणाली को माध्यम बनाया जाता है और प्रापक उसको प्राप्त कर लेता है। अगर हम जनसंचार की बात करें तो इसके अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफिक मीडिया। चौथा यहाँ पर आपको शामिल करना है इंटरनेट, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब आगे अगर देखें प्रिंट मीडिया क्या है। प्रिंट देखिए समाचार पत्र, प्रिंट यानी मुद्रित करना। मुद्रित किसको करेंगे? शब्दों को। उन शब्दों को हम किसी कागज़ पर मुद्रित करेंगे यानी छापेंगे और फिर उसको छाप कर
हम अपना उद्देश्य पूर्ण करेंगे। यानी उद्देश्य क्या है, वो हम पूर्ति किससे करते हैं, प्रिंटिंग मीडिया से। और प्रिंट के माध्यम से जब कोई शब्द छप जाता है तो वो एक विशेष अर्थ देता है। जैसे करो या मरो नारे की बात अगर हम करें तो हमारे दिमाग में किसका नाम आता है, करो या मरो, सुभाष चंद्र जी का नाम आता है। जय हिंद शब्द की अगर बात करें तो किसका, स्वाधीनता सेनानियों की याद आती है, जय हिंद, क्योंकि हमने उसी समय इन शब्दों का प्रयोग किया था और वो छप जाते हैं और उसके बाद वो उसी के लिए पक्के हो जाते हैं या उसी से वो जुड़ जाते हैं। आज के समय में अगर देखें, समाचार पत्र जहां लोगों के लिए सूचनाओं का मुख्य स्रोत है, वहां वह जनसाधारण के विचारों की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। अभिव्यक्ति यानी उसको व्यक्त करना। एक भाषा और एक ही क्षेत्र के कई समाचार पत्रों के प्रकाशन में भिन्न भिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना संभव बनाया है। समाचार पत्र न केवल घटनाओं की विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, बल्कि प्रमुख घटनाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि केवल वो घटनाएं घटित हो गई उन पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि इसके साथ साथ उस समय समाज में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, हमारी आर्थिक दशा दिशा कैसी है, हमारे सांस्कृतिक पहलू क्या है, इन पर भी समाचार पत्रों के द्वारा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। जन सामान्य में राजनीति और सामाजिक जागरूकता लाने में समाचार पत्रों का प्रमुख हाथ है। आधुनिक यांत्रिकी से तो यानी यंत्रों का प्रयोग करके समाचार पत्र प्रकाशन तकनीक में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर के द्वारा टाइप सेट करके बहुरंगी चित्रों के साथ छपाई से समाचार पत्रों का रंग रूप ही बदल गया है। देखिए, पहले जब समाचार पत्र आते थे तो उनका कागज, उनकी प्रिंटिंग इतनी साफ सुथरी नहीं होती थी, लेकिन अब इसका रंग रूप बदल गया है। अब जो समाचार पत्र आते हैं वो, क्योंकि उसमें अलग तरह से मशीनों का प्रयोग, जैसे कंप्यूटर जैसी यंत्रों का प्रयोग होता है, तो उसमें टाइप करना भी आसान है, अलग अलग रंग डालना, अलग अलग प्रकार की छपाई करना उसमें आसान हो गया है। तो अब इसका स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, देखिए इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट टीवी, केबल टीवी, कैसेट्स इत्यादि आते हैं। ये संदेश को एक ही सेकंड में पूरे संसार में पहुंचा देते हैं, यानी कुछ एक पलों में। परंतु ये प्रिंट मीडिया की भांति संदेश को जीवित नहीं रख पाते। यदि रेडियो या टीवी नहीं चल रहा हो तो उस तक पहुंचा हुआ संदेश व्यर्थ हो जाता है। तो जो न्यूज़पेपर है उस पर क्योंकि हमने संदेश छाप दिया है तो वो जीवित रहेगा लंबे समय काल। जब हमारा मन करे हम न्यूज़पेपर उठाएंगे और देखेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें कहीं ना कहीं संदेश को अगर देखें तो वो जीवित नहीं हम उसको रख पाते। इसको हम अलग अलग भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे श्रव्य अर्थात रेडियो, दृश्य श्रव्य अर्थात टेलीविज़न, क्योंकि रेडियो में हम सुनते हैं, टेलीविज़न में दोनों काम करते हैं, हम उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, या अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें श्रव्य अर्थात रेडियो की, देखिए रेडियो क्या है, यह एक क्रांतिकारी आविष्कार है। इसके माध्यम से दूर दराज के जन समुदाय तक संदेश को पहुंचाया जा सकता है। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से मन की बात देश भर या विश्व भर के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार रेडियो की ध्वनि तरंगों को विद्युत ऊर्जा शक्ति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और इसका संदेश जिस स्टेशन से चलता है उसे हम सैकड़ों मील दूर बैठकर भी सुन सकते हैं। अमेरिका में चलते हुए समाचारों को हम भारत में बैठकर सुन सकते हैं। ये किसके माध्यम से है? रेडियो के माध्यम से। इस प्रकार ये जो माध्यम है ये बहुत ज़्यादा आसान है, जन सुलभ है, जनता को आसानी से मिल जाता है। इसका मूल्य भी बहुत कम है, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको खरीद कर इसका लाभ उठा सकता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो रेडियो क्या है, ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला जनसंचार का माध्यम है। रेडियो के कारण संचार के क्षेत्र में अगर देखें तो काफ़ी परिवर्तन आया है। इससे पहले जब जनता के पास कोई समाचार भेजना होता था तो जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तो संदेश वाहक डिंडोरा पीटते थे और धीरे धीरे गली में चलते हुए खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर संदेश पहुंचाते थे।
लेकिन रेडियो आने के बाद सूचनाएं देने का जो माध्यम है वो बदल गया और इसके माध्यम से केवल सूचनाएं ही नहीं दी जाती बल्कि अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान और मनोरंजन भी इसके माध्यम से व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यानी इस पर अगर हम देखें तो कई बार कहानी आती है जो हम सुनते हैं, गाने आते हैं जो हम सुनते हैं, कई बार नाटक का प्रसारण रेडियो के माध्यम से किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों का विस्तार इसके माध्यम से हुआ है। संगीत गायन की अलग अलग शैलियाँ हैं या ज्ञान विज्ञान के बारे में अगर हम देखें तो उनकी वार्ताएं रेडियो पर सुनाई जाती है, जिससे कि ये बहुत आसानी से एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ज्ञान देने में सक्षम है या इसके द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें दृश्य श्रव्य अर्थात क्या है, टेलीविज़न। देखिए टेलीविज़न भी बिल्कुल रेडियो की तरह ही तरंगों के माध्यम से कार्य करता है और ये एक साथ दोनों काम करता है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। जिस गति से रेडियो ध्वनि तरंगों को प्रेषित करता है उसी गति से टेलीविज़न की भी तरंगों की जो गति है वो काफ़ी तेज होती है। संचार के संसार में देखें तो ये एक बहुत ही आविष्कार गुणात्मक कहा जा सकता है या गुणात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। टेलीविज़न के द्वारा दृश्यों को आवाज़ के साथ साथ दिखाए जाने से वो हमें बहुत अच्छी तरह से वो बातें समझ में आती है या हम उनसे जुड़ जाते हैं। पहले ये साधन केवल नगरों तक सीमित था, शहरों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे संचार का विकास हुआ गांव के कोनों में भी इसने अपना स्थान या अपनी जगह बना ली है। संचार के क्षेत्र में उपग्रह के प्रवेश के बाद तो संचार के लगभग सभी माध्यमों में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। इससे संपूर्ण विश्व की दूरियां सिमट गई हैं और जनता को सूचना है, शिक्षा है या मनोरंजन है, वो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं टेलीविज़न के माध्यम से दी जाती है। हम देखते हैं टेलीविज़न पर ऐसे बहुत से चैनल हैं जिन पर समाचार बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, हम उन पर फिल्म देख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे चैनल भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं जिन पर शिक्षा से संबंधित संपूर्ण विषय, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, विज्ञान के विषय हैं या अन्य विषय हैं, वो उन पर बड़े ही विस्तार से उन पर अगर हम देखें तो विवेचन और विश्लेषण उन विषयों का किया जाता है। तो एक तरह से क्लास वहाँ पर बच्चों को मिल जाती है, जिनके पास की ट्यूशन की सुविधाएं नहीं है वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके अंतर्गत केवल टीवी, वीडियो कैसेट को लिया जा सकता है। ये दोनों ही दृश्य श्रव्य माध्यमों का समन्वित रूप है। इनका स्वरूप और विशेषताएं टेलीविज़न के समान ही है। जैसे वीडियो कैसेट चलाते हैं हम, हमारे पास वो कैसेट होती है और कैसेट को चलाने के लिए जो यंत्र आता है उसमें हम जैसे वीसीआर है, डीवीडी है या जिसमें डीवीडी प्लेयर हम कह सकते हैं, सीडी प्लेयर हम कह सकते हैं। और आजकल तो अगर हम देखें तो कंप्यूटर, टीवी, इनके साथ ही ये यंत्र लगा दिया जाता है, अलग से हमें किसी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ग्राहक थोड़ी सी फीस में कनेक्शन लगवा सकता है, जैसे हम केबल टीवी का कनेक्शन अपने घरों में लगवाते हैं और उस थोड़ी सी राशि में हम बहुत सारे चैनल देख सकते हैं। उसी प्रकार से वीसीआर, वीसीपी आदि की आवश्यकता जब हमें होती है तो कम खर्चे में हम उनको लगाकर बहुत ही अपने जो पसंदीदा चीज़ें होती है, जैसे कोई पिक्चर देखनी है या कुछ और हमें देखना है, तो हम उनके माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद आता है फोटोग्राफिक मीडिया। देखिए फोटोग्राफिक मीडिया की अगर बात करें तो इसमें फिल्म को हम सबसे पहले लेंगे कि फिल्म एक फोटोग्राफिक मीडिया है जिसमें कैमरे का प्रयोग होता है। कैमरे के प्रयोग से रीलें तैयार की जाती है और इन रीलों को सिनेमा घरों में लगी हुई विशेष मशीनों पर चलाया जाता है। वस्तुतः जो सिनेमा है ये गतिशील चित्रों का क्रमबद्ध संयोजन है जिसमें एक विशेष मशीन के द्वारा सफ़ेद पर्दे पर हम उसे प्रस्तुत होते हुए देखते हैं। सिनेमा में चित्र 1 मिनट में 90 फीट की गति से दौड़ते हुए हमारे सामने उभरते हैं, जिससे कि संपूर्ण दृश्य हमारी आंखों के सामने घटित होता हुआ हमें दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है।
शुरुआती समय में जब सिनेमा का निर्माण हुआ था या सिनेमा जब हमारे जीवन में शामिल हुआ था, तब ये मूक था, यानी इसमें आवाज़ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें सजीवता आ गई और इसमें आवाज़ को भी शामिल किया गया, जिससे कि एक बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली संचार के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया। अगर हम सिनेमा को देखें तो मनोरंजन के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम हम सिनेमा को मान सकते हैं। सिनेमा काफ़ी समय तक न्यूज़ रीलों के रूप में सूचना और ज्ञान के प्रचार प्रसार का माध्यम भी रहा, लेकिन जैसे ही टेलीविज़न का आगमन हुआ तो भारतीय समाज में खासकर मध्य और निम्न वर्ग के मनोरंजन का ये लोकप्रिय और सस्ता साधन बन गया। निम्न वर्ग में तो आज भी अगर हम देखें तो मनोरंजन के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। माना कि समय के साथ साथ इसकी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, परंतु वर्तमान समय में फोटोग्राफी मीडिया मनोरंजन का एक प्रमुख साधन के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेट की, देखिए इंटरनेट के आरंभ की बात करें तो इसका आरंभ कब हुआ था? 90 के दशक में अमेरिका में हुआ, परंतु भारत में इसे 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम ने 703 ग्राहकों की संख्या से इसकी शुरुआत की थी। उस समय निगम के पास सिर्फ 74 लाइनें और एक इंटरनेट बिंदु था, यानी एक इंटरनेट कनेक्शन था। आज 1,25,000 ग्राहकों और 6 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए निगम के पास 40 बिंदुओं पर 12,000 लाइनें उपलब्ध हैं। एक वेब पृष्ठ पर लगभग 500 शब्द होते हैं। अनुमान क्या है कि इस समय 5 करोड़ वेब पृष्ठ उपलब्ध है, यानी बड़ी संख्या में इसका प्रयोग अब किया जा रहा है। वस्तुतः इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, यानी बहुत सारे नेटवर्कों को शामिल कर दिया जाता है। ये सूचना तंत्र का एक ऐसा जाल है जिसमें समस्त जालों को जोड़ने की क्षमता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसे नेटवर्क कहा जाता है, और इसके माध्यम से हम किसी भी सूचना को बहुत ही तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें असीमित ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, असीमित सूचनाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रमुख कार्य भी यही है, सूचनाओं का आदान प्रदान। यह सूचनाओं का अगाध भंडार है। ब्रह्मांड के लगभग समस्त विषयों का ज्ञान इसके पास है। कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा ज्ञान के सागर में गोता लगाकर मनचाही सूचना प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार चलता रहता है। इस कार्य को क्लाइंट यानी ग्राहक और सर्वर यानी सेवक करते हैं। ग्राहक और सर्वर, क्लाइंट और सर्वर का मिला जुला कार्य है। इंटरनेट पर जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो किसी न किसी कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है, जिसे सर्वर कहते हैं, यानी वहाँ उस सर्वर से हमें वो सूचना मिलती है। सर्वर क्लाइंट, जो कि एक कंप्यूटर कार्यक्रम है, के द्वारा मांगी गई सूचनाओं का संग्रह करता है, उनको इकट्ठा करता है। क्लाइंट इस बात को जानता है कि किस सर्वर पर कौन सी सूचना उपलब्ध है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इंटरनेट क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार माध्यम का कार्य करता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इस पर बहुत सारे आंकड़े हमें मिल जाते हैं और मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में अगर देखें तो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों में लोग घर बैठकर इंटरनेट से खरीदारी करते हैं, दूर रहने वाले अपने सगे संबंधियों मित्रों से विचार विमर्श करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इससे व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हैं। ईमेल की भांति ई कॉमर्स भी धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। उम्मीद है कि निकट भविष्य में भी व्यवसाय के क्षेत्र में इसका प्रयोग होने लगेगा। इसके साथ साथ एटीएम के माध्यमों से कुछ स्थानों पर आज भी ग्राहक को बैंक से पैसा निकालने की सुविधा भारत में उपलब्ध हो रही है। क्रेडिट कार्ड का इसका माध्यम है, और ये सब किसके माध्यम से चल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से ही तो चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरनेट का वर्तमान समय में हर घर में, प्रत्येक दफ्तर में या सभी प्रकार के कार्य क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इंटरनेट दे रहा है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो प्रश्न है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आज हमने विशेष रूप से ये जाना है कि हमारे पास जो मुख्य संचार के साधन है या जन संचार के साधन है वो कौन कौन से हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफी। चौथा आप इसमें इंटरनेट शामिल
कर सकते हैं, या इसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख हमारे पास साधन हैं जिनके माध्यम से हम संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या किसी विचार को, किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।